हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। आज के पढ़ने का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के कृषि प्रधान क्षेत्र है ना। तो इंडिया का काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंडेंट है अपने रोजी रोटी के लिए। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। इंडिया जो है एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यहाँ के 2/3 पॉपुलेशन लगभग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड डेट वी कंज्यूम। तो हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, जितना भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। तो फूड ग्रेन्स के अलावा डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए भी इसके द्वारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर में और क्या मिलता है, तो टी, कॉफ़ी या स्पाइसेज, ये भी जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर से ही हम लोग को मिलता है। फार्मिंग कितने तरह के होते हैं? तो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर जो है काफ़ी पहले से है ना, काफ़ी पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओवर दिस ईयर्स कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यहाँ का जो मेथड है कल्टिवेशन का, कल्टिवेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ के टेक्नोलॉजी मतलब कि इन्वायरमेंट के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, सॉइल कल्चरल प्रैक्टिस के आधार पर फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल टाइप के फार्मिंग, मतलब कि जो सबसे लो क्वालिटी की खेती होता है उसको सब्सिस्टेंस बोलते हैं, जब सबसे हाई क्वालिटी को होता है उसको कमर्शियल बोलते हैं। और इसके बीच में भी कई तरह का खेती होता है, ठीक है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम और प्रोडक्ट्स। तो इंडिया में डिफरेंट पार्ट में किस तरह के सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कुछ गाँव में अभी भी इस तरह का फार्मिंग होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। तो इसमें जो है काफ़ी पुराने औजार यूज किए जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी मतलब कि मेन जिसमें ज़्यादा ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता है, इसमें कोई मशीन, नया मशीन या फिर नया टेक्निक वगैरह यूज नहीं किया जाता है। ये फार्मिंग जो है मानसून पे डिपेंडेंट होता है, नेचर पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये मतलब कि बस अपने खर्च के लिए, मतलब जितना ये कंज्यूम कर सके। एक किसान जो है इसको कमर्शियली नहीं उपजाता है, ठीक है। किसान अपने खर्च के लिए ही, मतलब कि अपने ज़रूरत के बराबर ही उपजाता है इसको। नेक्स्ट झूम कृषि के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सेरल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो फार्मर जो है किसी ज़मीन के टुकड़ा को क्लियर करता है और प्रोड्यूस करता है सेरल्स, ठीक है। और भी दूसरा फूड क्रॉप प्रोड्यूस करता है अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपने फैमिली को मतलब कि बचाने के लिए। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। जब सॉइल क्वालिटी डिक्रीज कर जाता है, सॉइल का फर्टिलिटी कम जाता है, तो फार्मर जो उस ज़मीन को छोड़कर दूसरे जगह फिर से साफ़ करता है, ज़मीन जंगल को जलाता है, फिर वहाँ पे नया खेती करता है। और इससे क्या होता है, तो जहाँ पे अभी छोड़ दिया गया वहाँ पे नेचर अपने आप को रिप्लेनिश करता है अपने सॉइल को फर्टिलिटी को, ठीक है। तो थ्रू नेचर लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लो। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है काफ़ी कम होता है, क्योंकि फार्मर फर्टिलाइजर या फिर मॉडर्न इनपुट वगैरह कुछ नहीं यूज करता है, ठीक है। झूम कृषि को इंडिया के डिफरेंट नाम में मतलब डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न में उसको झूम के नाम से जाना जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़, वहाँ पे दीपा बोला जाता है। अंडमान निकोबार में भी दीपा ही बोला जाता है, ठीक है। झूमिंग क्या है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नॉन। तो दूसरे कंट्री में जो है किस नाम से जाना जाता है, तो जैसे मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, उसी तरह से मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है। कोनुको बोला जाता है वेनेजुएला में, रोका बोला जाता है ब्राज़ील में, मसोले बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका में, लदांग बोला जाता है इंडोनेशिया में, रे बोला जाता है वियतनाम में। तो इस तरीके से इसको डिफरेंट जगह डिफरेंट नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में भी कई नाम से जाना जाता है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाडाबी और कोमान इन और ब्रिंग इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वलरे और वल्तरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुबा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इंडिया में भी इतने तरह के नामों से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन सबका प्रैक्टिस का तरीका एक ही, स्लैश एंड बर्न। जंगल को साफ करो, फिर वहाँ पे जलाओ और फिर उसको, उसका जो राख है उसको मिट्टी में मिलाकर वहाँ पे फसल बो दो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हम लोग अभी क्या पढ़े, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी कई तरह से होते हैं। तो प्रिमिटिव हो गया, यहाँ पे सब इंटेंसिव क्या है, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो ऐसा ये इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी तरह का फार्मिंग किया जाता है। तो ये उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे लैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है हाई पॉपुलेशन के कारण। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर यूज हो जाता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो जहाँ पे ज़्यादा डोज मतलब कि बायोकेमिकल दिया जाता है, इरीगेशन यूज किया जाता है हायर प्रोडक्शन के लिए।
दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, तो मतलब कि जैसे 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 जनरेशन चेंज होता है तो ज़मीन मान लीजिए कि किसी के पास 5 कट्ठा था या फिर 2 हेक्टेयर था, तो उसके 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे को 1 हेक्टेयर हो गया, है ना, 1 1 हेक्टेयर, फिर बाद में आधा हेक्टेयर हो गया। तो ये पता जा रहा है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण संपत्ति मतलब कि अपने पिताजी के संपत्ति को आगे कैरी ऑन करने के कारण जो है इंडिया में लैंड का डिवीजन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण से लैंड होल्डिंग साइज काफ़ी कम होता जा रहा है, ठीक है। और फार्मर जो है अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालने के बाद भी यहाँ पे मतलब कि उसको एक अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ता है लिवलीहुड का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लैंड पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो दो तरह का होता है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। कमर्शियल फार्मिंग के बारे में देखते हैं तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूज ऑफ हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट। इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न तरीके यूज किया जाता है, HYV सीड यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया जाता है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो किस मतलब कि एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन हुआ है। जैसे राइस जो है हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप है, पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में राइस जो है कमर्शियल क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो एरिया पर डिपेंड करता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन भी एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग है। प्लांटेशन मतलब एक तरह का फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। तो एक ही तरह का फसल एक बड़े एरिया पे उगाया जाता है। द प्लांटेशन एज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन एक तरह का एग्रीकल्चर भी है और इंडस्ट्री का भी दर्जा मतलब कि आप दे सकते हैं, क्योंकि एक काफ़ी बड़े एरिया में एक ही तरह का फसल उगाया जाता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज टू एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। इसका जो प्रोड्यूस होता है उसको रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना और इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो इंडिया प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन है, तो टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनाना। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी टी इन असम मतलब कि असम और नॉर्थ बंगाल में टी, कॉफी इन कर्नाटक एंड सम अदर पार्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इन द स्टेट। तो टी जो है असम और नॉर्थ बंगाल में, वहीं कॉफी का देखा जाए तो कर्नाटक और कुछ और दूसरे स्टेट में प्लांटेशन क्रॉप का दर्जा दिया गया। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज। तो यहाँ पे जो भी खेती होता है मेनली मार्केट में बेचने के लिए होता है, कमर्शियली होता है, ठीक है। इसलिए ऐसे एरिया को रोड और नेटवर्क से काफ़ी जोड़ना जरूरी होता है, ठीक है। इसके आसपास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली रॉ मटेरियल को तो यूज़ नहीं कर सकते ना। डायरेक्ट चाय के पत्ता से हम लोग चाय नहीं बना सकते, उसको प्रोसेस करके उसमें से दाना टाइप का निकाला जाता है, उससे फिर हम लोग घर में चाय बनाते हैं ना। तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है वो भी इसके आसपास में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न किसका है, तो यू हैव स्टडीड दैट फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लुरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। तो इंडिया में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो कई तरह के यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है। दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। तो मतलब जो डाइवर्सिटी है इंडिया में कल्चरली और फिजिकली, ये जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग को देखने को मिलता है, क्रॉपिंग पैटर्न में भी हम लोग को देखने को मिलता है। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल एंड फ्रूट, स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स etc कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री में जितने भी तरह के फसल उगाए जाते हैं, फूड है, फाइबर है, ठीक है, वेजिटेबल है, ये सब एरिया पर डिपेंड करता है और वहाँ किस समय बारिश होता है, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है, वहाँ के कल्चर पर डिपेंड करता है। तो इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन। तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है। तो रबी क्रॉप किसको बोलते हैं, तो जो विंटर माने अक्टूबर के मंथ में रोपा जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक, और काटा कब जाता है, तो अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। तो मतलब ठंडा में जो फसल उगाया जाता है उसको रबी बोलते हैं। तो याद रखिएगा एक मतलब कि जितने भी ऑयल सीड हैं, ठीक है, जितने भी तेलहन है मतलब जिसमें तेल निकलता है, या फिर जितने भी पल्सेज हैं, अधिकांशतः उसमें से रबी क्रॉप होते हैं, ठीक है। तो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन कौन था, व्हीट है, बार्ली है, मटर यानी पीज, ग्राम यानी चना, मस्टर्ड है, सरसों है। तो ये सब क्रॉप जो है दिस ग्रो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब फसल जो है इंडिया के बड़े हिस्से में उगाया जाता है। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो यहाँ व्हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन। और भी कई तरह के रबी क्रॉप यहाँ पे होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्पिंग द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप। तो याद रखिए कि हमारे यहाँ जो बारिश होता है वो मतलब कि वेस्टर्न साइक्लोन के कारण होता है ठंडा के दिन में। हमारे यहाँ जो बारिश होता है, जैसे अभी जो जून के महीने में जो बारिश होता है वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। अक्टूबर के मंथ में जो बारिश होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, मतलब कि लौटता हुआ मानसून, रिट्रीट करता हुआ। और जो फरवरी के मंथ में मतलब कि जो बारिश होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, ठीक है। उसको वेस्टर्नी साइक्लोन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस नाम से जाना जाता है। However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and part of Rajasthan is also an important factor in growth of above mentioned rabi crop। तो कहा जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न हिस्सा, हल्का सा राजस्थान और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुआ वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ रबी क्रॉप आजकल काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप की बात करें तो मानसून के स्टार्ट होते समय रोपा जाता है और
अक्टूबर के आसपास से काटा जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सीजन में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, तो जैसे पैडी है यानी धान, मेज यानी मकई, ज्वार बाजरा, तुअर यानी अरहर, मूंग उड़द कॉटन, ठीक है, जूट ग्राउंडनट सोयाबीन, ये सब जो है खरीफ क्रॉप है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग एरिया इन असम, तो इंडिया में कहाँ कहाँ राइस उगाया जाता है, तो असम में, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उड़ीसा के कोस्टल रीजन में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब जो है और बिहार, यूपी, ये सब जो है यहाँ पे राइस जो है काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। रिसेंटली पैडी इज ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप पंजाब एंड हरियाणा, अब तो पंजाब और हरियाणा में भी होने लगा है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, असम वगैरह, मतलब जहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे साल में 3 बार पैडी उगा दिया जाता है, ठीक है। और दीज आर ऑस, अमन एंड बोरो, तो ये सब जो है पैडी का नाम है, मतलब तीनों सीजन में जो उगाया जाता है उसका नाम है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज शॉर्ट समर सीजन, जिसको हम लोग जायद सीजन बोलते हैं। तो जो रबी के कट जाने के बाद और खरीफ के बुआने के पहले का जो सीजन उसको जायद सीजन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या उपजाया जाता है, तो इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल, ये सब उगाया जाता है। फॉडर क्रॉप, शुगर केन भी इसमें उगाया जाता है। शुगर केन तो एक साल में, मतलब कि साल में एक बार उगाया जाता है, ठीक है। इसलिए शुगर केन को हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि रबी है क्रॉप है, हालांकि ये खरीफ में काउंट किया जाता है ना। अभी जैसे हम लोग यहाँ देखे थे शुगर केन, ग्राउंडनट, ये सब जो है खरीफ में काउंट किया जाता है, ठीक है। सोयाबीन भी एक तरह खरीफ क्रॉप है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर, अब एक एक क्रॉप के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस क्रॉप को कब उगाया जाता है, कौन सा रबी है, कौन सा खरीफ है। अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, तो सॉइल में वेरिएशन के आधार पर इंडिया में कई तरह के फसल उगाए जाते हैं, और क्लाइमेट में वेरिएशन है, कल्टिवेशन प्रैक्टिस की वेरिएशन है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, है ना, ये सब उगाया जाता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं राइस के बारे में। इट इज स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, तो इंडिया में जितने लोग रहते हैं उनके लिए मेजॉरिटी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड किसको बोलते हैं, जो हमारे खाने का एक बड़ा हिस्सा होता है। जब हम लोग खाना में क्या खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उसमें चावल सबसे ज़्यादा होता है ना। चावल एक इंपॉर्टेंट वहाँ पे इंग्रेडिएंट है हमारे भोजन का, तो स्टेपल फूड उसको बोलेंगे। तो यही बताया जा रहा है कि इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो चाइना के बाद हमारा देश जो है दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। इट इज खरीफ क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप है जिसको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए। जहाँ पर रेनफॉल नहीं होता वहाँ पे इरीगेशन कराना पड़ता है, नहीं तो फसल वहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कल्टिवेशन ऑफ राइस के बारे में, राइस कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ठीक है। तो जो आपको डार्क ग्रीन में दिखेगा वो मेजर एरिया है, बाकी माइनर एरिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर जो है मेजर एरिया है ना, ये मेजर एरिया है, इधर माइनर एरिया है, ठीक है, क्योंकि उधर बारिश इधर के मुकाबले कम होता है। इंडिया में क्या होता है कि हम लोग ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो बारिश कम होते जाता है, मतलब इस एरिया में बारिश सबसे ज़्यादा होता है और इस एरिया में बारिश सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए भी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस एरिया में मेजर एरिया है, मतलब कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, तो राइस उगाने का ये मेजर एरिया है, और ये जो है माइनर एरिया है। वहीं इधर देखा जाए तो ईस्टर्न घाट मेजर एरिया में आता है, ये माइनर एरिया में आता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न घाट का जो कोंकण कोस्ट है, केरला वाला जो कोस्ट है, यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से मेजर एरिया में आता है, ठीक है। इतने दूर का एरिया, फिर यहाँ का एरिया जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं राइस का कल्टिवेशन कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट, राइस इज ग्रोन इन इंडिया इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो जैसे हम लोग देखें नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में राइस उगाया जाता है, कोस्टल एरिया में उगाया जाता है, डेल्टा वाले रीजन में उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल हैव मेड इट पॉसिबल टू इन द ऑफ लेस रेनफॉल एरिया इन पंजाब, तो पंजाब और हरियाणा में भी उगाया जाता है, जबकि वहाँ कम बारिश होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कैनाल का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि कैनाल वहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में बनाया गया है। व्हीट के बारे में देखते हैं, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, तो ये दूसरा अनाज में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो नॉर्थ कंट्री के नॉर्थ हिस्से में और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में जो एक इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, तो ये जो रबी क्रॉप है इसको कूल ग्रोइंग, मतलब कि ठंडे वाले सीजन में इसको उपजाया जाता है, लेकिन इसको जब पकने का समय आता है, राइपनिंग का समय आता है, तब जो है इसको एक ब्राइट सनराइज चाहिए, और इसको 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, ठीक है। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन है, एक गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, यहाँ पे 2, मतलब कि इंडिया में व्हीट उगाने का 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। अब मिलेट के बारे में देखते हैं, तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, तो इंडिया में 3 तरह के मिलेट होते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी को मिलेट कहा जाता है कंबाइंड फॉर्म में। इनको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई होता है,
इनको उपजाने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो एरिया और प्रोडक्शन के आधार पर इंडिया में ज्वार जो है तीसरा नंबर पर आता है। सबसे पहले चावल, गेहूँ, उसके बाद तीसरे पे ज्वार आता है। इट इज़ अ रेनफेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया एंड हार्डली नीड्स इरीगेशन। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट में ज्वार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। इधर लोग देखते हैं बाजरा ग्रो वेल ऑन द सैंडी सॉइल। बाजरा जो है मेनली सैंडी सॉइल में अच्छी तरह से उपजता है एंड सैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये जो है बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड। तो रागी जो है ड्राई रीजन का क्रॉप है और ये जो है रेड और ब्लैक सैंडी लोमी सॉइल, मतलब जहाँ पे पानी कम होता हो वहाँ पे वो रागी काफ़ी अच्छे से उगता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो देख सकते हैं सब जो है पहाड़ी इलाका वाला है जहाँ पे बारिश कम होता है। ठीक है। मेज जो है मकई, जो हम लोग बोलते हैं मक्का बोलते हैं, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो इसको फूड और फॉडर दोनों के रूप में यूज करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा फसल है जिसको फूड और फॉडर दोनों में यूज करते हैं, तो मेज को यूज करते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। एक खरीफ क्रॉप है जिसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए एंड ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियम सॉइल। इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन। तो मेज जो है कहीं कहीं रबी सीजन में उपजाया जाता है, कहीं कहीं खरीफ सीजन में उपजाया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई फसल रबी और खरीफ का होगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट के आधार पर। ठीक है, जैसे ग्राउंडनट जो है नॉर्थ इंडिया में खरीफ है लेकिन साउथ इंडिया में वो रबी है। ठीक है, उसी तरीके से देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड फर्टिलाइजर इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये सब जो है मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस मैप में क्या है, तो इसमें व्हीट के बारे में बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट। इंडिया में व्हीट कहाँ कहाँ उपजाया जाता है, तो देखिए ये मेजर एरिया है। तो जो राइस के लिए माइनर एरिया था वो इसके लिए मेजर एरिया है, जो राइस के लिए मेजर एरिया था अब इसके लिए माइनर एरिया है। ठीक है, तो इतने एरिया में व्हीट उगाया जाता है, इधर भी व्हीट उगाया जाता है। तो व्हीट का मैप था। नेक्स्ट है पल्सेज के बारे में। तो इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। तो इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है दाल का और सबसे बड़ा खाने वाला भी है, कंज्यूमर भी है, खर्च करने वाला भी है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग वेजिटेरियन है ना, मतलब इंडिया में काफ़ी लोग, दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का मेजर सोर्स है पल्सेज। मेजर पल्सेज दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम। ठीक है, तो ये जो है अधिकांशतः इसमें जो है रबी सीजन में होते हैं। ठीक है, मतलब जितने दल है ना उनमें अधिकांशतः जो है रबी सीजन में होते हैं। क्यों होते हैं, तो पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर। पल्सेज को कम मॉइस्चर चाहिए एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, पल्सेज होता है लेग्यूमिनस होते हैं, मतलब कि इनके जो लेग्यूमिनस के बारे में साइंस में पढ़े होंगे कि इनके जड़ में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रिफिकेशन वहाँ पे करते हैं। ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो अरहर को छोड़ करके बाकी सारा क्रॉप जो सॉइल की फर्टिलिटी को और बढ़ाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसमें जो लेग्यूमिनस नीचे जो इंसेक्ट होते हैं उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसलिए इसको रोटेशन बेसिस पे उपजाया जाता है। मतलब कि खरीफ के बाद दाल को उगा दो तो उससे क्या होता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है बढ़ जाता है। मेजर पल्सेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो और ग्रेन्स के अलावा और क्या क्या हम लोग यहाँ पे उपजाते हैं, तो सबसे पहले शुगर केन। तो शुगर केन साल में एक और उपजता है, हम अभी डिस्कस किए थे। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल क्रॉप भी और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इट ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 डिग्री सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो मैंने धान से हल्का कम इसको पानी चाहिए, टेम्परेचर लगभग उतना ही चाहिए। इरीगेशन रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर लो रेनफॉल वाला एरिया। इट कैन ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड अ मैनुअल लेबर। ये कई तरह के सॉइल पे उगाए जाते हैं लेकिन इसको सोइंग और हार्वेस्टिंग में आदमी का काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ता है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राज़ील के बाद, मतलब ब्राज़ील के बाद दुनिया में दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ शुगर। तो इंडिया में चीनी का, गुड़ का, उसके बाद फिर मोलासेज का। ठीक है, इसका एक काफ़ी बड़ा सोर्स है शुगर केन जो है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ये सब जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उत्तर प्रदेश जो इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है, सेकंड पे महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट ऑयल सीड के बारे में। तो इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में दूसरे नंबर पर था मूंगफली उपजाने में इंडिया जो था। ठीक है, आफ्टर चाइना
इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो और रेपसीड भी एक तरह का ऑयल है, मतलब कि रेपसीड का भी ऑयल निकाला जाता है। तो इंडिया तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है कनाडा और चाइना के बाद। 2016 का डाटा ये सब है। डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। तो कंट्री में जितने एरिया में फसल उगाया जाता है उसका 12% को जो है तेलहन इंडिया में उगाया जाता है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम एंड तिल, सोयाबीन, ये सब जो ऑयल सीड इंडिया में उगाए जाते हैं। उसके अलावा कौन है, तो कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिन सीड। कॉटन सीड याद रखिएगा एक तरह का ऑयल सीड है, ठीक है। कॉटन सीड एक तरह का ऑयल सीड है। लिन सीड यानी तीसी, लिन सीड तीसी को बोलते हैं। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। इसमें जो अधिकांशतः जो एडिबल है उसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। मलहम बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों का यूज होता है। जैसे इसमें यहाँ पे बहुत सारा हम लोग तेल का नाम सुने हैं ना, तो सब लोग खाने में यूज नहीं करते। ग्राउंडनट इज खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो इंडिया में जितना ऑयल सीड प्रोड्यूस होता है उसमें से आधा से ज़्यादा ग्राउंडनट प्रोड्यूस होता है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। लिनसीड एंड मस्टर्ड है रबी क्रॉप। लिनसीड और मस्टर्ड जो है रबी क्रॉप है। सिसमम जो है खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया, रबी इन साउथ इंडिया। तो तीसी जो है नॉर्थ इंडिया में खरीफ है, जबकि सॉरी सिसमम यानी तिल, तीसी नहीं, लिनसीड में तो तीसी होता है। तिल जो है नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है, जबकि साउथ इंडिया में एक रबी क्रॉप है। उसी तरह से कैस्टर जो है, कैस्टर रबी और खरीफ दोनों तरह का क्रॉप है। टी के बारे में देखते हैं तो टी इज कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। एक इंपॉर्टेंट बेवरेज है। बेवरेज बोलते हैं जो हम लोग अपने मूड फ्रेश करने के लिए पीते हैं। तो इंडिया में दो तरह का बेवरेज ज़्यादा फेमस है, टी और कॉफी बेवरेज है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडिया। लेकिन आज जो है स्थिति बदल चुका है, इंडियन के द्वारा टी प्लांटेशन को ओन किया जाता है। द टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करता है, ठीक है, जहाँ पे सॉइल जो है ह्यूमस में रिच हो, ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। तो ट्री के लिए जो है मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री, मतलब कि कुहासा वाला दिन नहीं चाहिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंट सोवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर सीड्स। और इसको हल्का बारिश सालों भर चाहिए, मतलब हमेशा बारिश चाहिए। टी इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर की जरूरत होता है चाय में। इट रिक्वायर अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड और सस्ते, या फिर मतलब सस्ते से मतलब नहीं है, स्किल्ड लेबर होने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लेबर चाहिए। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रेस्टोर इट फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। ये सब जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में भी टी होता है, ठीक है। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2016 में इंडिया जो था चाइना के बाद दूसरे नंबर पे था टी प्रोड्यूसिंग में। कॉफ़ी की बात किया जाए तो इंडिया का कॉफ़ी जो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने अच्छे क्वालिटी के लिए। यहाँ का अरेबिका कॉफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खास करके मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, सऊदी अरेबिया, ओमान, येमेन, ये सब स्टेट में, सॉरी कंट्री में। दिस वेराइटी इज ग्रेट इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में इंडिया के अरेबिका कॉफ़ी का डिमांड है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन में इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल्स। तो अरेबिका कॉफ़ी का सबसे पहली बार उगाया गया था बाबा बुदान हिल्स पे, और आज भी जो है नीलगिरी के आसपास में ही उगाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले रीजन में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी कि फल और फूल का खेती। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया इज प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। तो इंडिया में ट्रॉपिकल फ्रूट भी होता है, टेम्परेट फ्रूट भी होता है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल फेमस है। ऑरेंजेज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गोवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो बिहार का लीची, शाही लीची मुजफ्फरपुर का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पाइन एप्पल ऑफ मेघालय, मेघालय का पाइन एप्पल, ठीक है। एंड ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो किस स्टेट में क्या फेमस है यहाँ पे हमको दिखाया गया है, ठीक है। इंडिया जो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी। इंडिया जो है मटर का एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, कॉलीफ्लावर का, ओनियन का, कैबेज का, टोमेटो का, ब्रिंजल का, है ना। अब हम लोग देखते हैं नॉन फूड क्रॉप के बारे में, जो फूड क्रॉप नहीं है उनके बारे में। तो रबड़, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, इक्वेटर के आसपास उगता है, बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट आल्सो ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन स्पेशल कंडीशन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उग सकता है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसको जो है ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा 200 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। तो इक्वेटर के आसपास उगता है। रबड़ इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान निकोबार आइलैंड
एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप के बारे में। तो कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप इन इंडिया। तो इंडिया में 4 मेजर फाइबर क्रॉप है, कौन कौन? तो कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं द फर्स्ट 3 आर डेरिवेटेड फ्रॉम क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल। तो पहला जो तीनों है कॉटन, जूट और हेम्प पे प्लांट से निकलता है, वहीं सिल्क जो है जानवर से निकलता है, सिल्क वर्म से निकलता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है? तो मतलब कि रेशम उत्पादन के प्रोसेस को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन के बारे में, इट इज बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। तो इंडिया माना जाता है कि इंडिया में ही सबसे पहली बार कॉटन उगाया था। इंडिया इज द मेन कॉटन इज द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया 16 इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। तो अधिकांश चीज़ में इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है। एक्चुअली चाइना का एरिया काफ़ी बड़ा है, इसलिए वो फर्स्ट पे आ जाता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो डेक्कन प्लेटू का जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे कॉटन काफ़ी अच्छे से उगता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन। कॉटन के लिए जो है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन चाहिए। एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ये याद रखिएगा। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। एक इट इज अ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, जिसको 6 से 8 महीने लगते हैं पूरी तरह से उपजने में। मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है। जूट के बारे में देखते हैं। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। जूट ग्रोथ वेल ऑन द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, काफ़ी फर्टाइल सॉइल में उगता है, इसको काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी, इसको बोड़ा बनाने में, मैट्स बनाने में, रोप्स बनाने में, यानी धागा बनाने में, कारपेट बनाने में इसका यूज होता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के साथ ये कम्पीट नहीं कर पा रहा है ना, इसलिए आजकल ये ज़्यादा मतलब कि यूज में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह का रिफॉर्म यहाँ पे है ना। तो इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। तो जैसे प्रीवियस पेज में हम लोग पढ़े थे कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है काफ़ी कई सालों से, मतलब काफ़ी हज़ारों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो बिना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण इंडिया में जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है सही तरीके से नहीं हो पाया। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड ऑन मानसून। तो इरीगेशन का सोर्स इतना ज़्यादा डेवलप किया, फिर भी फार्मर मतलब इंडिया कई हिस्से के फार्मर जो मानसून पे आज भी डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर विल प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। तो जो इंडिया में 60% लोगों का एक मेन पेशा है एग्रीकल्चर, उसको एक सीरियसली एक चेंज चाहिए, एक रिफॉर्म चाहिए। तो क्या क्या है? 10 कलेक्टिवेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी इटीसी वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के तुरंत बाद जो है क्या क्या किया गया था? तो कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि किसी के पास यदि काफ़ी ज़्यादा संख्या में खेती हुआ करता था, ठीक है, तो उसको कलेक्ट करना। उसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग को कंसोलिडेट करना, मतलब किसी के पास मतलब बहुत ज़्यादा खेती है तो वहाँ से एक लिमिट लगाना कि आप इतना ज़्यादा खेत नहीं रख सकते। कोऑपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी को हटाना, ये सब प्रायोरिटी दिया गया था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के रूप में जब आज़ाद हुआ था इंडिया। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारे जो पहला 5 ईयर प्लान था उसका मेन फोकस लैंड रिफॉर्म था, ठीक है। यहाँ तक कि जो पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारे संविधान में पहला और जो संशोधन हुआ था वो भी लैंड रिफॉर्म के लिए ही हुआ था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो इनहेरिटेंस के राइट के कारण, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज़मीन का ट्रांसफ़र होता है, इसके कारण से हमारे यहाँ लैंड जो है टूटते टूटते काफ़ी छोटा हो चुका है। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैकिंग द लेकवार्म। तो क्या करें कि लैंड रिफॉर्म में के लिए कई लॉ बनाए गए हैं, लेकिन इंडिया में जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई प्रॉपर मैकेनिक नहीं है, मतलब कि किसी का इच्छा नहीं है कि उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म टू इंप्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द बेस्ट 1960। तो 1960-70 के दशक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट का कोशिश किया गया। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव टू इंप्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर के सुधार के लिए ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन इस तरह के, या फिर ऑपरेशन फ्लड टाइप का सब लाया गया बहुत सारा। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट फ्यू सिलेक्टेड एरिया। लेकिन इसका भी कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इंडिया के कुछ ही सेक्टर में जो है डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, बाकी सेक्टर अभी भी पिछड़ा हुआ है। देयरफॉर इन द 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which included both institutional and technical reform. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस देना अभी है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलता है।
ठीक है। उसके अलावा फिर ग्रामीण बैंक का इस्टेब्लिशमेंट करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करना, इसके कारण उससे क्या होता है, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड देना। तो इससे क्या लोगों को लोन मिलता है, किसान लोगों को लोन मिलता है, उससे वो जो है अपना मशीन खरीद सकते हैं, बीज खरीद सकते हैं हाई क्वालिटी वाले, है ना, यदि उनके पास पूंजी नहीं है तो। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, सम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स फॉर इंट्रोड्यूस्ड इन द रेडियो एंड टेलीविजन। उसी तरह से रेडियो टेलीविजन पे अलग से चैनल लाया जाता है। कृषि दर्शन एक चैनल कम्प्लीटली किसान के लिए है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी इशू किया जाता है 22 क्रॉप के लिए, 22 फसल के लिए एमएसपी इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम इतने मतलब कि इस फसल को कम से कम तो इतने दाम पर खरीदेंगे, है ना। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस घोषित किया जाता है शुगर केन के लिए, शुगर के लिए एफआरपी घोषित किया जाता है, ठीक है। अब 22 फसल के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है, ठीक है। तो एफआरपी क्या है, तो शुगर केन के लिए जो एमएसपी होता है उसी को हम लोग एफआरपी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ के देखते हैं, भूदान मूवमेंट चालू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज स्पिरिचुअल हायर। तो महात्मा गांधी जो है अपने 2 तरह के उत्तराधिकारी घोषित किए थे, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो एक तो यदि पॉलिटिकल मतलब उत्तराधिकारी देखें तो जवाहरलाल नेहरू को बोले थे, और अपने स्पिरिचुअल हायर, ठीक है, मतलब कि अपना स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी घोषित किए थे विनोबा भावे को, और उनको बोले थे भूदान आंदोलन चलाने के लिए। तो विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन को चालू किए थे। भूदान आंदोलन में एक्चुअली था क्या कि ज़मीन को दान करना है, ठीक है। यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो उसको दान करना है, ठीक है। गांधी जी के मैसेज को फैलाने के लिए पद यात्रा चालू किया गया था उनके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, सम पुअर लैंडलेस विलेज डिमांडेड सम लैंड फ्रॉम देयर इकोनॉमिक वेलबिंग। तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में गाँव है, वहाँ पे कुछ लेक्चर दे रहे थे विनोबा भावे, है ना। तो वहाँ पे कुछ किसानों के द्वारा बोला गया कि हम लोग के पास ज़मीन नहीं है, तो हम लोग को जीने खाने के लिए ज़मीन दिया जाए। विनोबा भावे कुडंट प्रोमिस इट टू देम इमीडिएटली बट एश्योर्ड देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोले कि हम अभी तो नहीं बोल सकते कि हाँ हम ज़मीन आपको दिलवा ही देंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट से बात जरूर करेंगे आपके समस्या को सुलझाने के लिए। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर। तो वहीं के कोई एक गाँव के लोग थे जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। तो उनके पास जो ज़मीन था उसमें से 80 एकड़ को बांट दिया 80 किसानों के बीच में, ठीक है। इसी को भूदान के नाम से जाना गया, भूदान यानी भूमि का दान, ठीक है। Later he traveled and introduced his ideas widely all over the India. Some zamindars, owner of many villages, offered to distribute some villages among the landless, ठीक है। इसको ग्राम दान बोला गया। तो एक्चुअली क्या था कि जमींदार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गांव आता था, तो एक गांव को ही कम्प्लीटली दान दिया था जमींदार के द्वारा कई किसानों को, तो उसको ग्राम दान का संज्ञा दिया गया, नाम दिया गया। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। और कुछ किसान जो है इस डर से देते थे, किसान मतलब कि कुछ बड़े किसान छोटे किसानों को इस डर से ज़मीन दे रहे थे क्योंकि उस समय तक लैंड सीलिंग एक्ट आ गया था, और लैंड सीलिंग एक्ट जो है उसके तहत एक लिमिट लगाया गया था कि आपके पास इतना से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकता, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकता है। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड विनोबा भावे आल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन। तो इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भूदान ग्रामदान आंदोलन जो विनोबा भावे के द्वारा चालू किया गया था, एक्चुअली पूरे इंडिया में चालू हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ का इंट्रोड्यूस हुआ, तो आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वाले कुछ इलाके में, यूपी में इस उतना ज़्यादा इसका कोई असर नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में आज कितना कंट्रीब्यूशन है, तो एग्रीकल्चर हैज बीन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द जीडीपी। तो जीडीपी में जो है इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी में एग्रीकल्चर का एक बड़ा शेयर होता है 1951 से ही, मतलब कि, लेकिन इसका जो शेयर है दिन पर दिन घटता जा रहा है, मतलब कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है इंडिया के जीडीपी में दिन पर दिन घटता जा रहा है देखा जाए तो इन 2011 अबाउट 52% ऑफ टोटल वर्क, ठीक है। 2011 में 52% जितना वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता था, लेकिन इसका जो शेयर था इंडियन जीडीपी में काफ़ी कम हो गया है 1950-51 के मुकाबले, ठीक है। The declining share of agriculture in the GDP is matter of serious concern because any decline or stagnation in agriculture will lead to the decline in other affairs for the economy। तो बताया जा रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में जीडीपी, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा है इंडिया के जीडीपी, मतलब कि इसके योगदान में, ठीक है। मतलब कि एग्रीकल्चर का योगदान इंडिया के जीडीपी में कम होता जा रहा है, एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि जो है इंडिया के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। तो एक ICAR स्थापित किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके अलावा कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। वेटनरी सर्विस, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, ये सब डेवलप किया गया। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए कई तरह के बोर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए IMD बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है
मतलब कि एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जाता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक जीडीपी टेबल है। तो 2013-14 में जो है एग्रीकल्चर में कितना परसेंट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी मेजर सेक्टर, तो ग्रोथ रेट देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो है 2013-14 में जो है 4.2% था, वही 2014-15 में जीरो माइनस निगेटिव ग्रोथ है एग्रीकल्चर में, है ना। मतलब कुछ समय एग्रीकल्चर काफ़ी बुरा स्थिति था, 1.1% फिर ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये डाटा कि कितना परसेंट का ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर में, जीडीपी में योगदान नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा भी किसानों को जो है सब्सिडी दिया जाता है फर्टिलाइजर पे, ठीक है, ताकि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ना इंक्रीज हो। उसके बाद फिर मोर ओवर रिडक्शन इंपोर्ट ड्यूटी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है प्रोवाइड, तो फिर जो विदेशों से जो मशीन मंगाए जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया या फिर उसके पार्ट पुर्जे हो गए, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाता है ताकि वो सस्ता ही रहे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर पे। तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, ठीक है, एक कोलोनाइजेशन के समय से ही है। मतलब जब देश एक दूसरे का गुलाम हुआ करता था उस समय से ही बिजनेस होता आ रहा है। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया एट द टाइम इंडियन स्पाइसेज वेर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्री। तो जिस समय यूरोपियन इंडिया में आए थे उस समय भी इंडिया का स्पाइस जो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता था और साउथ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था। टिल टुडे इट इज एन इंपॉर्टेंट आइटम एक्सपोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया में आज भी ये एक्सपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट आइटम है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अटैच टू द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिटिश एज रॉ मटेरियल। तो ब्रिटिश पीरियड में जो है कॉटन का एक्सपोर्ट होने लगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू एबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन इन इंडिया। तो मैनचेस्टर या लिवरपूल जो वहाँ ब्रिटेन में है वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुआ इंडिया के कॉटन के कारण, है ना। मतलब इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कॉटन वहाँ पे होता था। चंपारण मूवमेंट हुआ था तो 1917 में बिहार में, क्योंकि यहाँ के किसानों को जो नील का खेती मतलब नील का खेती करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था, ठीक है। और नील की खेती उगाने के कारण यहाँ फूड ग्रेन का कमी हो रहा था, मतलब कि अनाज नहीं उपजा पा रहे थे किसान। अंडर ग्लोबलाइजेशन पार्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर है इंडिया बीन एक्सपोज टू द न्यू चैलेंज। तो 1990 के बाद से जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण, खासकर 1990 के बाद से इंडियन फार्मर को कई तरह के चैलेंज का मतलब कि यहाँ पे चैलेंज झेलना पड़ रहा है। और राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, ये सब के एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी इंडिया जो है अभी दुनिया में कम्पीट नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न क्या है, तो हमारे यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम लोग घर ही में बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे चाय हम लोग उगाते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोग उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉसरोड टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ मार्जिनल स्पेशल स्मॉल फार्मर्स। तो कहा जा रहा है कि यदि एग्रीकल्चर आज जो है एक घाटे का बिजनेस माना जाता है, यदि सरकार इसको बचाना चाहती है तो कई तरह के नए नीति मतलब कि अपना नया चेंजिंग इसमें लाना पड़ेगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप का फिर से कुछ करना पड़ेगा, है ना, एक रिवोल्यूशन यहाँ फिर से लाना पड़ेगा। उसके बाद अब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है यहाँ पे हम बता देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि सीड को जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर देना। जैसे एक बीटी कॉटन अभी आप नाम सुनेंगे, है ना, अभी हाल ही का है बीटी कॉटन या फिर एक बीटी ब्रिंजल। इससे क्या होता है, इस वाले ब्रिंजल में कीड़ा लगता ही नहीं है, मतलब ये वाला ब्रिंजल मतलब इसमें बैक्टीरिया का कोई असर ही नहीं पड़ता है ना। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आजकल जोर दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, तो किसानों का लागत कम आएगा क्योंकि उनको खाद वगैरह नहीं खरीदना पड़ेगा और जो भी मैन्यूर डाला जाएगा वो गांव में जो रेसिड्यू होता है काउडंग वगैरह या फिर फल या सब्जी का छिलका वगैरह, उसी के सहारे जो है किसान जो है यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी नहीं होगा क्योंकि फर्टिलाइजर से काफ़ी ज़्यादा वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि पॉसिबल हो तो आप MCQ का आंसर कमेंट सेक्शन में दें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।